हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन पहले समझ लीजिए तो एक दूसरा नाम भी आपको समझ में आ जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे पास किडनी पाई जाती है उसी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। लुक दिस किडनी, और इसके जस्ट ऊपर पाई जा रही है। तो किडनी के ऊपर पाई जाती है, एकदम कैप की तरह रखी होती है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम हुआ सुप्रारीनल। लोकेशन भी हो गई हमारी। तो इट इज लोकेटेड जस्ट ऑन द अपर साइड ऑफ द किडनी। द टर्म इज अ सुप्रारीनल ग्लैंड। अब जरा इसी एड्रिनल ग्लैंड को हम सेक्शन काट के देखें। तो जब हम सेक्शन काटते हैं तो इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट नजर आते हैं। एक पेरिफेरल पार्ट, लगभग 70 से 75% हिस्सा, यानी 3/4 हिस्सा जो है वो पेरिफेरल पार्ट है, जिसे हम नाम देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। लगभग 25 से 30% हिस्सा जो होता है वो सेंट्रल पार्ट है, वो है मेडुला। जैसा कि आप ओवरी में पढ़ते हैं, जैसा आप थाइमस में पढ़ते हैं, उसी प्रकार का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसमें बाहर है कॉर्टेक्स और अंदर है मेडुला। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एड्रिनल मेडुला जब हम कहते हैं तो अलग है और कॉर्टेक्स अलग है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हो गए। तो इसलिए जब आप सवाल पढ़ें तो ये स्पष्ट सुन जरूर लें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जा रहा है या मेडुला कहा जा रहा है। दोनों की ऑरिजिन, दोनों के पार्ट, दोनों की सेल्स, दोनों के सिक्रीशंस अलग अलग हैं। तो जो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इसकी ऑरिजिन मीजोडर्मल है, और एड्रिनल मेडुला का जो पार्ट है उसकी ऑरिजिन एक्टोडर्मल है। तो जब एड्रिनल ग्लैंड आपसे कहा जाता है तो कहते हैं एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजिन। लेकिन जब अलग अलग पूछा जाएगा, यू विल गिव द आंसर कॉर्टेक्स इज मीजोडर्मल एंड मेडुला इज एक्टोडर्मल। अब कॉर्टेक्स वाले पार्ट को थोड़ा 3 हिस्सों में बांट लीजिए। तो सबसे जो बाहर वाला पार्ट है वो जी, अंदर वाला एफ और उसके अंदर आर, यानी शॉर्ट में अगर आप पढ़ें तो हम कहते हैं जीएफआर, बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर वाला जोना रेटिकुलेटा। यानी ये टोटल देखें आप तो 50%, 15% एंड 5%, तो लगभग 70% पार्ट, वही हमने आपसे कहा 3/4 हिस्सा जो है वो आपका पूरा कॉर्टेक्स है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो 15% है। फेसिकुलेटा सबसे ज्यादा विकसित है, पूरी एड्रिनल ग्लैंड का 50%, एंड रेटिकुलेटा। और यही बात अगर मेडुला में आप देखें तो एड्रिनल मेडुला की जो सेल्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फियोक्रोमोसाइट्स, क्योंकि ये स्टेन लेती हैं, इसलिए इनको नाम और देते हैं क्रोमाफिन सेल्स। सर इनसे हार्मोन निकलता है, दैट्स नॉरएड्रेनालिन, जिसे हम नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरा नाम है एड्रेनालिन, अंदर से एपिनेफ्रिन। तो आपके पास अगर पूरी एड्रिनल ग्लैंड की बात की जाए तो हमारे पास कुल 4 हार्मोन्स होंगे, 5 कह सकते हैं आप, क्योंकि इधर से 3 और यहां से अगर आप गिनेंगे तो 2। तो मैं नाम फिर से बताता चलूं। जो ग्लोमेरुलोसा वाला पार्ट है वहां से जो हार्मोन निकलता है उसे नाम देते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इसलिए कहते हैं कि बिकॉज कॉर्टिकॉइड एक कॉमन टर्म इस्तेमाल किया जाता है। सर यहां से लेकर ये, सर इस जगह से लेकर इस जगह के जितने भी आपके पार्ट हैं, इनसे जो टोटल सिक्रीशन निकलता है उन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनका नेचर स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नोन एज एन कॉर्टिकॉइड्स। तो जो ग्लोमेरुलोसा पार्ट से निकलता है उसे हम नाम देते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जो फेसिकुलेटा पार्ट से निकलता है उससे आपके 2 हार्मोन निकलते हैं, ढेर सारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और बहुत थोड़ा सा सेक्स स्टेरॉइड। कभी आपको चूज करना हो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि इस फेसिकुलेटा पार्ट से यही निकलता है। देन ज़ेना रेटिकुलेटा जो सबसे छोटा पार्ट था, इनसे सेक्स स्टेरॉइड और बहुत जरा सा ग्लूकोकॉइड। हालांकि कई बार हम इधर इसको और इधर इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी समरी में कहें तो कॉर्टेक्स से आपके पास कुल 3 हार्मोन निकल रहे हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड। अभी हम काम भी पढ़ा लेते हैं। तो काम की अगर बात करें तो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका जो एग्जाम्पल है, ये तो ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन।
ऐसा नहीं कि सर सिर्फ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन जैसे कई सारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपके सिक्रीशन में पाया जाता है, इट्स नेम इज द एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को हम लोग कहते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसलिए कहते हैं कि एल्डोस्टेरॉन यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो एक्शन है वो नेफ्रॉन, अगर आपको डायग्राम में याद हो तो वहां जो डीसीटी आपने पढ़ा था, तो डीसीटी के वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ करता था और सोडियम, तो ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। आपने वहां लिखा होगा एंड दैट इज ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन या फिर फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन जो आपने पढ़ा होगा, जो कंपलसरी था, वो पीसीटी में था, लेकिन यहां पर फैकल्टेटिव है। जितना ज्यादा एल्डोस्टेरॉन निकलेगा उतना ही ज्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं सोडियम रिटेंशन, सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन। लेकिन सोडियम को ही फॉलो करती है वाटर, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जिधर सोडियम उधर वाटर। तो इसका प्राइमरली रोल तो सोडियम एब्जॉर्प्शन में है, लेकिन चूंकि वाटर उसे फॉलो करती है इससे वाटर भी एब्जॉर्ब होगी। सोडियम एब्जॉर्ब होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, जाहिर है वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन आप याद करेंगे सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए और चीजें समझ लीजिए कि सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड डीसीटी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। जितना ज्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन आप करा देंगे सर, उतना ही ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सर दूसरा हार्मोन का जिक्र अगर करें तो नाम आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो एग्जाम्पल है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जैसे इनका एग्जाम्पल था एल्डोस्टेरॉन, वैसे इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल के कई सारे काम हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ कॉर्टिसोल का काम लिखा, सेक्सुलॉइड का काम हमने यहाँ लिख दिया, जगह नहीं थी इसलिए कंपनसेट कर रहे हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसलिए कहते हैं कि ऐसे कॉर्टिकॉइड हैं जिनका बेसिक रोल ग्लूकोज पर है। क्या? ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन है हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। कैसे करते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रमोट करते हैं। जो ग्लाइकोजन आपने स्टोर किया होगा उसे तोड़ते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं, एंड प्लस कम पड़े तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्रोटीन और फैट है उनसे भी ग्लूकोज बनाते हैं, मींस इंक्रीज प्रोटीन एंड फैट कैटाबॉलिज्म। ये दोनों एक ही बातें हैं, इन दोनों का एक पर्पस है हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। इसलिए अगर आपको कभी पढ़ाया जाए कि हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ रहा है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ने का मतलब हुआ कि सर आप में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। से दूसरा शब्द लिखा हुआ है एंटी इंफ्लेमेटरी। तो इन्फ्लेमेशन एक प्रकार का डिफेंस होता है, क्योंकि जब कोई पैथोजन आपके अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी का वो टिश्यू इन्फ्लेम करता है, तो वो डिफेंस है। इट्स अ टाइप ऑफ फाइटिंग विद द पैथोजन। तो वो उसके अगेंस्ट है, क्योंकि इसका नेचर जो है इम्यून सप्रेसिव है। क्योंकि इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आता है तभी हम इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करके रखता है इम्यून सप्रेसिव। यस, इसको आप एंटी एलर्जिक भी कह सकते हैं। एलर्जी भी हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। जिन चीजों के प्रति हम ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जब वो पार्टिकल हमारी बॉडी के संपर्क में आते हैं तो हमारी बॉडी रिजेक्ट करती है, नो नहीं आना है, तो उसी को हम कहते हैं एलर्जी। तो अब सर एंटी एलर्जी, इसीलिए सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है एट द टाइम ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो बाहरी सेल्स या टिश्यूज हमारे शरीर में आते हैं, हमारी बॉडी आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेती है और रिकॉग्नाइज करके उसको रिजेक्ट करती है। तो इम्यून सप्रेसिव वही आंसर, यानी इसको और इसको देखा जाए तो ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी कह लें, एंटी एलर्जिक कह लें, या फिर इम्यून सप्रेसिव कह लें। एक पॉइंट और लिखा है, ये कोलेजन फाइबर के सिंथेसिस को कम करता है। ये कोलेजन फाइबर के अगर सिंथेसिस को कम करता है तो जब आप देखेंगे जो ओल्ड एज आती है तो हमारे जॉइंट्स के बीच बीच में कई सारे कोलेजन फाइबर बन जाते हैं, जिससे हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट बड़ा टफ हो जाता है, स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट। तो अगर हम इनका इंजेक्शन लगा दें या किसी भी स्वरूप में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड खिला दें, यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दें, तो ये कोलेजन फाइबर को डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको रूमेटिज्म में आराम मिल जाएगा। तो ऐसा कई बार आप सुनेंगे लोग घुटने में या कहीं जॉइंट में सीधे इंजेक्शन लेते हैं ताकि वो कोलेजन फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन समरी में याद करें अगर, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड द प्राइमरी रोल इज द सॉल्ट रिटेंशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम।
सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्राइमरी रोल हाइपरग्लाइसीमिया है बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस एज वेल एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तो पॉइंट हमने उसके एसेसरी पॉइंट बताया कि एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, दैट्स इम्यून सप्रेसिव। सो सेक्स स्टेरॉइड का नाम जान लें। जो 5% हिस्सा रेटिकुलेटा था इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, उनसे ढेर सारा सेक्स स्टेरॉइड निकलता है। अब सेक्स स्टेरॉइड के एग्जाम्पल नहीं लिखे हमने क्योंकि आपको गोनेड में पढ़ना ही है। मेल में जो सेक्स स्टेरॉइड है उसका नाम है एंड्रोजन, और फीमेल जो दूसरा सेक्स स्टेरॉइड है वो एस्ट्रोजन। अगर आपको लग रही है प्रॉब्लम तो हम यहां लिख सकते थे, बट जगह भी थोड़ी कम पड़ रही थी। इसका एग्जाम्पल है दैट इज एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। तो बीइंग ए मेल, अगर मेल बच्चा होगा तो वहां पे एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, सेक्स स्टेरॉइड ज्यादा निकलेगा, ताकि जैसे जैसे वो डेवलप होता चला जाए उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आए, जैसे दाढ़ी मूछे आ जाना, मसल का ज्यादा ग्रोथ हो जाना, हमारी वॉइस की जो पिच है साउंड उसको कम हो जाना। लेकिन अगर फीमेल होगी तो उसमें ये सेक्स स्टेरॉइड थोड़ा कम होंगे तो ये कैरेक्टर नजर नहीं आएंगे, यानी मसल ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, दाढ़ी मूछे नहीं आएंगी। तो यही लिखा है ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल। इस तरह से आप एड्रेनल कॉर्टेक्स के समरी में 3 हार्मोन पढ़ पाए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड, और तीनों का एक बेसिक फंक्शन जान पाए। फिर इसी के साथ हम आपको कुछ डिजीजेस के बारे में बता दें जिसका ताल्लुक एड्रेनल कॉर्टेक्स से है। डिजीज के नाम पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में सेकंड पैराग्राफ में कह दिया गया है, दैट्स एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज थॉमस एडिशन उन्होंने डिस्कवर किया, एंड यस दैट अपीयर्स ड्यू टू डिक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एज वेल एज डिक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों का सिक्रीशन घटता है। अब सिम्टम आप बताओगे, क्योंकि अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का घटेगा तो सर सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, सोडियम वाटर के रास्ते, पेशाब के रास्ते ज्यादा जाएगा, ब्लड में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, आदमी को थकान लगेगी। दूसरा लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम था ब्लड शुगर बनाए रखना, वो कम हो जाएगा तो जाहिर है ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, शरीर के सभी टिश्यूज को ग्लूकोज कम मिलेगी, थकान। तो दोनों ही चीजों में, चाहे वो ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, ब्लड सोडियम लेवल गिर रहा हो, ब्लड वॉल्यूम गिर रहा हो, शुगर लेवल गिर रहा हो, यही क्लियरली इंडिकेट करता है एडिशंस डिजीज। लेकिन सिम्टम्स यूजुअली आप में नहीं पूछे जाते, आप में सिर्फ ये पूछा जाता है कि एडिशंस डिजीज अपीयर्स ड्यू टू, और बड़ा क्लोज ऑप्शन होता है, कहीं लिखा रहता है इंक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कहीं डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कहीं दोनों बढ़ा देते हैं, कहीं दोनों घटा देते हैं। तो याद करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि एडिशन डिजीज जो है ग्लूको एज वेल एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड के कम होने से होता है, दोनों ही कम हो जाते हैं। सो दूसरा वाली डिजीज का नाम है कशिंग डिजीज। इसी को कई बार हम कशिंग सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। कशिंग डिजीज कहिए या सिंड्रोम कहिए, एंड दैट अपीयर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो बढ़ जाता है, और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा सर? शुगर लेवल बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो यू विल मे सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, या सर यही एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे शरीर में जगह जगह इरेगुलरली फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी। तो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी तो जगह जगह फैट निकल आएगा। तो सर यहां पर अक्सर देखा जाता है इस बैक वाले हिस्से में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो ये सर ऐसे कमर झुक जाती है और यहाँ फैट इकट्ठा हो जाता है, तो इसको नाम देते हैं बफेलो हम्प। दूसरा शब्द आता है, कई बार फैट हमारे इस चेहरे पर आ जाता है तो यस मुखड़ा चांद का टुकड़ा हो जाता है, मीन रेड मून फेस। तो जो इन जनरल लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमारा मुखड़ा चांद का टुकड़ा हो जाए, पता नहीं चलता है कि आप बीमारी की ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि चांद जैसा लाल मुखड़ा तो सिर्फ कशिंग डिजीज में होता है। तो दो इसके सिम्टम हैं कि सर कशिंग सिंड्रोम में मुखड़ा चांद का टुकड़ा हो जाएगा और बफेलो हम्प होगा। लेकिन सर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, आप ये याद रखिए, यहाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड का रोल नहीं है, और इस बात को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट रहिएगा क्योंकि ये दोनों सवाल बहुत पूछे जाते हैं और आपस में लोग इंटरमिगल कर देते हैं। यहाँ पर मिनरलो और ग्लूको दोनों हैं और दोनों की कमी है, और यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा है। आगे की बीमारी आसान है।
जैसे एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोनिज्म साफ पता चल रहा है कि एल्डोस्टेरोन का बीमारी है। तो जहां पर हम कहते हैं इंक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यहां पर हम कहते थे डिक्रीज्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड अलोंग विद द डिक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लेकिन इस जगह पर हम सिर्फ बोलते हैं इंक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसी को एक नाम और आपकी किताब में कहीं कहीं दिया है, एक बार एम्स में पूछा भी गया था कौन से डिजीज, ये कौन से डिजीज, तो पहली बार आया तो लोग गैस ही नहीं कर पाए कौन से डिजीज था क्या। फिर चौथी बीमारी है गाइनेकोमेस्टिया, गाइनी का मतलब फीमेल एंड मेस्टिया मतलब मेमरी ग्लैंड। तो ये पुरुषों में नजर आती है क्योंकि पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते वक्त सर हमारी मेमरी ग्लैंड का विकास नहीं होता है, लेकिन हमारे पास वक्त पर अगर सेक्स स्टेरॉइड ज्यादा नहीं आएंगे, कम होंगे, तो हमारे में कई सारे फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं। तो टर्म इज गाइनेकोमेस्टिया, दैट्स अ डिक्रीज्ड सेक्स स्टेरॉइड इन द मेल। देन एड्रेनल विरिलिज्म, एड्रेनल विरिलिज्म कहलाता है अपीयरेंस ऑफ द बॉडी हेयर ऑन द स्किन। सामान्यतः फीमेल में सेक्स स्टेरॉइड कम होता है, लेकिन अगर सेक्स स्टेरॉइड की मात्रा फीमेल में बढ़ जाए, किसी वजह से बढ़ जाए, I'm not asking कि ऑलवेज ट्यूमर ही होना चाहिए, किसी वजह से अगर ये सेक्स स्टेरॉइड बढ़ जाएगा तो सर एड्रेनल विरिलिज्म आ जाएगा, शरीर पे हेयर्स आ जाएंगे, यानी दाढ़ी मूछें डेवलप हो जाएंगी। तो जब आप एड्रेनल कॉर्टेक्स याद करें तो मात्र 5 लाइन है। पहली बात कि सर इनके तीनों हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड। फिर समरी में फंक्शन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सोडियम एब्जॉर्प्शन टीसीटी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज इंक्रीज करना ब्लड में, सेक्स स्टेरॉइड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराना। तो ये 2 सवाल, और 3 सवालों में ये याद रखेंगे। सर पहले सवाल में इन दोनों को याद रखेंगे, एडिशन एंड कशिंग, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन में मिनरलो ग्लूको दोनों कम हो जाता है, कशिंग डिजीज में सिर्फ ग्लूकोज ज्यादा होता है। सर अगले टर्म में एल्डोस्टेरोनिज्म याद रखेंगे, जिसका दूसरा नाम कौन से डिजीज है जहां मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट याद रखेंगे गाइनेकोमेस्टिया और एड्रेनल विरिलिज्म। गाइनेकोमेस्टिया सेक्स स्टेरॉइड मेल में कम हो जाता है तब, और एड्रेनल विरिलिज्म फीमेल में सेक्स स्टेरॉइड ज्यादा हो जाए तब। तो ये तो हुई कॉर्टेक्स की बात। देन आता है दिस मेडुला। मेडुला से हमने आपसे कहा इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, लेकिन यहां जिन सेल से ये सिक्रीशन होता है ये वास्तव में फियोक्रोमोसाइट्स है। एक्टोडर्मल क्यों होता है? क्योंकि एड्रेनल मेडुला के जो सेल्स हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं। कभी आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं, इन्हीं का मॉडिफिकेशन होता है। जब आप सिंथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंथेटिक नर्व फाइबर होते हैं वही मॉडिफाई होकर के मेडुला बनाते हैं, इससे ऑरिजिन पे कोई प्रश्न नहीं उठता। और यहां से जो सिक्रीशन है वो नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन दोनों निकलते हैं। तो इन दोनों के बारे में जान लें। एक टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, ये उसी अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है। जो टायरोसिन अमीनो एसिड है सबसे पहले डोपामीन में कन्वर्ट होता है, फिर डोपामीन मॉडिफाई होता है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बायोजेनिक अमीन्स कहते हैं या कैटेकोला अमीन्स कहते हैं। तो सामान्य कंडीशन में देखें तो नॉरएड्रेनालिन ज्यादा निकलता है, लगभग 80% निकलता है, और इसकी मात्रा सिर्फ 20% होती है, 20%। लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो एड्रेनालिन का सिक्रीशन 80% तक हो जाता है और ये 20 रह जाता है। इसलिए इमरजेंसी के दौरान एड्रेनालिन निकलता है, इसलिए हम लोग नाम देते हैं इसको इमरजेंसी हार्मोन। ये नहीं कह रहा हूं कि इमरजेंसी में सिर्फ एड्रेनालिन काम करता ना, उस समय एड्रेनालिन की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती, लगभग 80% निकलने लगता है, और जबकि नॉर्मल कंडीशन में आप देखें तो 80% ये निकलता है। इमरजेंसी हार्मोन किसने कहते हैं? क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई ऐसी कंडीशन आती है, जैसे बाहर हमने शेर देखा या कोई ऐसी चीज जहां हम डर गए, जिसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता होगा, तो सर वही तो है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ही तो है। तो जब हमारे यहाँ एड्रेनालिन का लेवल बढ़ता है तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंड प्रिपेयर आवर बॉडी टू फेस द इमरजेंसी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का यही काम ही है कि हमारी बॉडी को तैयार करता है ताकि उस इमरजेंसी को हम फेस कर सकें, उससे मुकाबला कर सकें। जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, गला सूख जाता है, मसल्स एक्टिव हो जाती हैं,
प्यूपिल डायलेट हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के जितने भी सिम्टम्स आते हैं जस्ट टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, क्योंकि ये हार्मोन हमको तैयार करता है कि आप रेडी हो जाइए, या तो उस इमरजेंसी से आप मुकाबला करेंगे या वहां से भाग लेंगे। यस, और हर इमरजेंसी का रिस्पॉन्स हम ऐसे ही देते हैं, या तो हम वहां से भाग लेते हैं, हमें लग जाता है कि हम नहीं कोप अप कर पाएंगे, और नहीं तो फिर लड़ते हैं। और जो अगर बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स ना कर पाए, ना भाग पाए, ना लड़ पाए, तो कुछ लोग वहीं डर के मारे बुत बन के खड़े रहते हैं। कभी महसूस किया हो, लोग डर जाते हैं और कहते हैं हम चुपचाप खड़े रहे, हमारा दिमाग काम ही नहीं किया। इसका मतलब उनके पास एड्रेनलिन अपने नर्वस सिस्टम को प्रॉपर्ली स्टिमुलेट नहीं कर पाया, इतना जगा नहीं पाया कि उस इमरजेंसीज को वो फेस कर सके। तो इसलिए हमारे एड्रेनल मेडुला को 3F ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर 3F। 3F के लिए ये प्रिपेयर करता है, वेदर इट प्रिपेयर फॉर फाइट, फ्लाइट और फियर। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के दौरान अपने आप को तैयार करता है। इसमें जितना शुगर होती है वो ज्यादा यूज करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। लेकिन जैसे हमारी इमरजेंसी चली जाती है तो हमारा शुगर लेवल धड़ाम से नीचे यूज कर जाता है, तो उसके बाद तुरंत हम बेहोश हो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, हम घर दौड़ते 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 पहुंचे, तो जैसे रास्ते में हमने कोई इमरजेंसी देखी तो हमने भागना शुरू कर दिया। जब हमने भागना शुरू कर दिया तो उससे हमारी बॉडी को एड्रेनलिन गवर्न कर रही है, और मैं भागता 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 घर पहुंचा। घर पहुंच के बेहोश होके गिर गया। क्यों बेहोश होके गिर गया? इसलिए गिर गया क्योंकि हमारा शुगर लेवल गिर गया। अब हमारी एनर्जी यहां पर नहीं प्रोड्यूस हो रही है। और थोड़ी देर हम चुपचाप लेटे रहते हैं तो 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद आप फील करते हैं अपने आप हमारी चेतना जागती है अंदर से, बिकॉज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को पता चलता है कि भाई आप पिछले 10 मिनट में, 15 मिनट में ऐसी इमरजेंसी को फेस कर रहे थे जहां आपके पास ब्लड शुगर लेवल गिर गया, और जो था ब्लड में शुगर वो आपने यूज कर लिया, तुरंत ये जल्दी से ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाते हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल पुनः मेंटेन किया जा सके। इसलिए इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं जो इमरजेंसी हार्मोन है वही लाइफ सेविंग हार्मोन है। इमरजेंसी हार्मोन सिर्फ हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि इमरजेंसी से आप मुकाबला कर सके। लेकिन इस मुकाबले के बाद जब हम बेहोश होकर गिर जाते हैं, शॉक कंडीशन में चले जाते हैं, तो शॉक कंडीशन से रिवाइवल फेज में लाना, पुनः नॉर्मल स्थिति में लाना, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम है। ज्यादा क्रेडिट इसका है क्योंकि तो शुगर लेवल बनाता है और ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट हमेशा हम लाइफ सेविंग हार्मोन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को ही देते हैं। फिर एक हार्मोन जब पिट्यूटरी में पढ़ा करेंगे तो हार्मोन का नाम आएगा ACTH, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये ट्रॉफिक हार्मोन है क्योंकि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एक्शन करता है और एक्शन करके उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। लेकिन इन जनरल आपको पढ़ाया जाता है कि दिस ACTH एक्ट ऑन एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड स्टिमुलेट इट्स सिक्रीशन। लेकिन सच्चाई ये है कि सर दिस ACTH act on the adrenal cortex, but its major role to control the secretion of glucocorticoid and sex steroid. It's a very less, तकरीबन nil role on the secretion of mineralocorticoid. क्योंकि mineralocorticoid का जो secretion है that is under control of, पढ़ा होगा आपने रास मैकेनिज्म, रेनिन वाली जो आपने मैकेनिज्म पढ़ी थी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इट्स कंट्रोल। लेकिन जनरली हम कहते जरूर हैं कि ACTH नाम ही ऐसा रखा गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तो आप उससे उसको कोरिलेट कर सकते हैं।